नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है लॉ एसेंट के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, उत्तराखंड पुलिस एक्ट का ये जो आज हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, ये चैप्टर 9 है और इसमें चैप्टर 11 भी इंक्लूड है। यानी कि आज ये जो पूरा उत्तराखंड पुलिस एक्ट 2007 है, ये आज पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले मैंने ऑलरेडी 9 वीडियोज़ हैं वो ऑलरेडी उत्तराखंड पुलिस एक्ट 2007 के ऊपर बना रखे हैं। तो आज ये आखिरी वीडियो है जो उत्तराखंड पुलिस एक्ट को कवर करेगा। तो चैप्टर 10 जो है, इसमें कुछ सेक्शंस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उन पर ज़्यादा फोकस करना, जो मैं आपको बताता चलूँगा। तो चैप्टर 10 की हेडिंग है जनरल ऑफेंसेस, पेनल्टीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो चैप्टर की हेडिंग को थोड़ा ध्यान में रखना। अब हम बात करते हैं सेक्शन 81 क्या कहता है। सेक्शन 81 कहता है ऑफेंसेस ऑफ डिसऑर्डरली कंडक्ट, यानी कि कोई भी ऐसे अपराध जो किसी भी व्यक्ति द्वारा करा जाए जो कि एक तरीके से एक ऑर्डर में ना हो, यानी कि वो डिसऑर्डर हो। डिसऑर्डर का मतलब यह है कि पब्लिक रोड पे कोई व्यक्ति जा रहा है, गलियों में जा रहा है और वहाँ की आम जनता को परेशान कर रहा है, इनकन्वीनियंस कर रहा है, या कुछ ऐसा एक्ट कर रहा है जिससे वहाँ के लोगों के या आसपास जो लोग जा रहे हैं उनकी लाइफ को खतरा हो सकता है। तो ऐसा जो कंडक्ट होता है उसको हम कहते हैं डिसऑर्डरली कंडक्ट। तो ये सेक्शन क्या कहता है, हम इसको पढ़ते हैं और ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है। एनी पर्सन हु कमिट्स एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंसेस ऑन एनी रोड और स्ट्रीट, thoroughfare or any open place which may cause inconvenience, annoyance or danger to the residents or a passerby shall not be found guilty by a court, be punished with the fine minimum rupees 500 and maximum rupees 1000। ये कहता है कि अगर कोई भी व्यक्ति को ऑफेंस करता पाया गया या वो कमिट करता हुआ पाया गया, किस तरह का ऑफेंस, कि कोई भी अगर व्यक्ति रोड पे जा रहा है, गलियों में जा रहा है या आम पब्लिक रास्ते पे जा रहा है या कोई भी एक ओपन रास्ते पे जा रहा है जहाँ पे आम जनता है और वो व्यक्ति इस तरीके से कंडक्ट कर रहा है जिससे कि वहाँ के लोगों को इनकन्वीनियंस हो रही है, वहाँ के लोगों को एनॉयंस हो रही है, परेशान हो रहे हैं, या वहाँ की आम जनता या वहाँ जो लोग रहते हैं आस पड़ोस के लोग, उनकी लाइफ को वो डेंजर में डाल रहा है, और ऐसा व्यक्ति जिसने इस तरीके का कंडक्ट कराया वो कोर्ट द्वारा अगर गिल्टी पाया जाता है तो कोर्ट उस व्यक्ति पर मिनिमम 500 रुपये का जुर्माना लगा सकती है और मैक्सिमम 1000 रुपये का जुर्माना लगा सकती है। तो यहाँ से आप ये ज़रूर समझना कि गिल्टी होगा तभी जुर्माना लगाया जा सकता है, और मिनिमम अमाउंट और मैक्सिमम जो फ़ाइन है वो आप याद रखना, क्योंकि ये सवाल पूछे जाते हैं। अब अब किस तरीके के कंडक्ट, सपोज जैसे कि लिखा हुआ है कि बीइंग फाउंड इंटॉक्सिकेटेड एंड रियोटस और फाउंड टू बी कमिटिंग ए न्यूजेंस इन पब्लिक, यानी कि कोई व्यक्ति जिसने कोई एक नशा कर रखा हो, मान लो शराब पीकर एक्ट कर रहा हो या कंडक्ट कर रहा हो, या व्यक्ति मतलब दंगाई हो, ठीक है, या फिर व्यक्ति पब्लिक लोगों के साथ न्यूजेंस कर रहा, न्यूजेंस का मतलब है लड़ाई कर रहा हो, या रोड है सपोज़ करो जो आम रास्ता जाने वाला है, उस रास्ते पे दो लोग लड़ रहे हो तो इससे पूरे रास्ता जो है पब्लिक वहाँ इकट्ठी हो गई, जाम लग गया, तो ये न्यूजेंस हो गया एक तरीके से, ठीक है। या फिर नोइंगली स्प्रेडिंग र्यूमर्स और कॉजिंग अ फॉल्स अलार्म टू मिसलीड द पुलिस, फायर ब्रिगेड और एनी अदर एसेंशियल सर्विस, या फिर हम कह सकते हैं कोई भी व्यक्ति क्या करता है, झूठ फैलाता है, एक र्यूमर फैलाता है, ठीक है ना, गलत खबर फैला देता है या मिसलीड करता है पुलिस को या फायर ब्रिगेड को या कोई भी एसेंशियल सर्विसेज को, तो ऐसा व्यक्ति का जो कंडक्ट होगा वो डिसऑर्डर कंडक्ट माना जाएगा और वो ऑफेंस होगा। अब सबसेक्शन 2 क्या कहता है, ये कहता है कि इट शैल बी लॉफुल फॉर एनी पुलिस ऑफिसर टू टेक इनटू कस्टडी विदाउट अ वारंट, यानी कि कोई भी पुलिस ऑफिसर ऐसे व्यक्ति को जिसने इस तरीके का कंडक्ट करा है उसको बिना वारंट के क्या कर सकता है, अपनी कस्टडी में कमिट कर सकता है, ठीक है। अब सबसेक्शन 3 क्या कहता है, द ऑफेंसेस मेंशन अंडर दिस सेक्शन में बी कंपाउंडेड ऑन द स्पॉट, यानी कि इस तरीके का जो ऑफेंस है उसको ऑन द स्पॉट क्या कर सकता है, कंपाउंड कर सकता है, यानी कि समाधान कर सकता है। कब कर सकता है, जब जो मिनिमम यानी कि जो फ़ाइन था उसका हाफ अगर डिपॉजिट कर दे तो उस केस में जो पुलिस है वो क्या है, एम्पावर्ड है कि उसको कंपाउंड कर सकता है। सपोज़ 500 रुपये का मिनिमम फ़ाइन था और मैक्सिमम 1000 रुपये का फ़ाइन था, तो 500 का मिनिमम कितना होगा अगर हम हाफ़ करते हैं, 250। तो अगर कोई व्यक्ति को मान लो कोर्ट ने 500 रुपये का फ़ाइन दिया है और वो व्यक्ति उस 500 का मिनिमम 250 हाफ अगर डिपॉजिट कर देती है तो ऐसे ऑफेंस को कंपाउंड करा जा सकता है।
अ पर्सन डिटेन इन कस्टडी सबसेक्शन 4 कहता है शैल बी रिलीज एज सून एज द ऑफेंस हैज़ बिन कंपाउंडेड, यानी कि जैसे ही समाधान मिल जाती है, कंपाउंड हो जाता है ऑफेंस, तो जो व्यक्ति को अपनी कस्टडी में पुलिस ने लिया है उसको तुरंत उस व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा, रिलीज़ करना पड़ेगा। और ऐसा अगर नहीं करता है पुलिस वाला तो 24 घंटे के अंदर उस व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने क्या करेगा, सामने लेकर आएगा। 82 कोऑर्डिनेशन के ऊपर है, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ये कहता है कि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो स्टेट का पार्ट है, तो इफ़ेक्टिव तरीके से लॉ एंड ऑर्डर हो डिवीज़न में, क्योंकि आप पढ़ोगे इससे पहले की वीडियोस तो मैंने वहाँ बताया हुआ है कि डिवीज़न क्या होता है, रेवेन्यू एरियाज़ क्या होते हैं, डिस्ट्रिक्ट क्या होते हैं। सो इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट के लिए लॉ एंड ऑर्डर को किसी भी डिवीज़न एरिया की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे अलग अलग तरह की एजेंसीज होती हैं और जिनका सरकार के साथ क्या होना चाहिए, तालमेल बनना चाहिए। तो ये सब कौन डिसाइड करता है? अगर हम डिवीज़न की बात करेंगे तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है डिविजनल कमिश्नर। सबसेक्शन 2 कहता है कि अगर डिस्ट्रिक्ट की मैनेजमेंट की बात करनी है लॉ एंड ऑर्डर की, तो वहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट होगा, डिस्ट्रिक्ट का हेड होता है डीएम, जिसको हम बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्या करेगा, जो भी स्टेट गवर्नमेंट की अदर एजेंसी से उनके साथ कोऑर्डिनेट करेगा सो दैट कि उस डिस्ट्रिक्ट का जो लॉ एंड ऑर्डर वो मेंटेन हो सके। अब सबसेक्शन 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहता है फॉर द पर्पज ऑफ कोऑर्डिनेशन द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मे कॉल फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ अ जनरल स्पेशल नेचर। मान लीजिए कि अगर डीएम को लगता है कि जिस डिस्ट्रिक्ट की मैनेजमेंट को कंट्रोल करना है या मैनेज करना है और उसको लगता है कि ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि हो सकती है जनरल भी हो, स्पेशल हो, तो डीएम क्या करेगा, जो भी डिपार्टमेंट होगा, ठीक है, जो भी उसके अंडर के डिपार्टमेंट होंगे, जो हेड होंगे उस डिपार्टमेंट के, वो कहेगा उस डिस्ट्रिक्ट का डीएम उन डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग डिपार्टमेंट के हेड को कि वो क्या करें, एसपी यानी कि उस जिले का जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है उसके साथ क्या करें, पूरा कोऑर्डिनेशन करें। और जब भी अगर रिटन ऑर्डर पास करता है डीएम, तो जितने भी व्यक्ति या जो भी हेड डिपार्टमेंट है उस कंसर्न डिस्ट्रिक्ट के, वो पूरी तरीके से कोऑर्डिनेट करेंगे और पूरी असिस्टेंस देंगे किसको, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को उस डिस्ट्रिक्ट के। तो ये सब सेक्शन 4 कहता है। 83 पेनल्टी है कि अगर आप ऑर्डर्स जो दिए, डायरेक्शंस है, उनको फॉलो नहीं करते तो क्या पेनल्टी लगाई जा सकती है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रखना कि जो अगर अमाउंट कंपाउंडेबल हो जाता है तो वो अमाउंट अगर आप मैक्सिमम या जो भी मिनिमम अमाउंट है उसका हाफ अगर आप पे कर देते हो तो उस केस में आपको उतना अमाउंट पे कंपाउंड कराया सकता है और जो कंसर्न पुलिस ऑफिसर है वो आपको रिलीज कर सकता है। बट ये इतना इंपॉर्टेंट सेक्शन नहीं है जितना कि हमारा सेक्शन 81 और 82 बहुत ज़्यादा था। 84 भी नॉट इम्पॉर्टेंट, बट एक बार हेडिंग पढ़ लेना कि अगर कोई भी व्यक्ति गलत तरीके से पुलिस यूनिफॉर्म को अनऑथराइज्ड तरीके से यूज़ करता है, मतलब अगर कोई एक व्यक्ति है जो कि ना तो पुलिस सेवा में है ना ही पुलिस में उसका कोई लेना देना है, वो पुलिस यूनिफॉर्म पहनता है या पुलिस के आई कार्ड रखता है और अपने आप को पुलिस वाला दिखाता है, ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति अनऑथराइज यूज़ कर रहा है पुलिस यूनिफॉर्म का, तो ऐसे केस में उसके ऊपर मैक्सिमम जो फाइन लग सकता है वो 5,000 तक का लग सकता है, या उसको मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट 6 महीने की हो सकती है, दोनों चीज़ हो सकती है। तो ये जो सज़ा जो है ना, ये ज़रूर पढ़ लेना क्योंकि यहाँ से कई बार सरप्राइजिंगली सवाल पूछ लेता है। 85 वेरी इंपॉर्टेंट कह रहा है पेनल्टीज फॉर निगलेक्ट ऑफ ड्यूटी बाय पुलिस ऑफिसर। अब ये कहता है कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर अपनी ड्यूटीज़ जो दी गई हैं उसको नेगलेक्ट करता है तो उनके ऊपर क्या पेनल्टीज़ लगेगी। ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये अच्छी तरह से याद कर लेना। 85 तो क्या क्या किस तरह की जो नेगलेक्शन है वो कहते हैं नेगलेक्ट ड्यूटीज़ हैं, जैसे कि अगर कोई भी व्यक्ति पुलिस ऑफिसर जो कि पुलिस में है वो लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी उसके ऊपर है और वो अपनी ड्यूटी में ब्रीच करता है या अपनी ड्यूटी को विद प्रॉपर केयर और गुड फेथ में नहीं करता है, तो ऐसे केस में अगर वो वॉयलेट करता है ड्यूटी के रूल्स नॉर्म्स को तो ये माना जाएगा कि दैट पर्सन नेगलेक्टेड फाउंड टू बी अ गिल्टी ऑफ डूइंग ए नेगलेक्ट ड्यूटी। बीबी कहता है कि हु हैज़ विदड्रॉ फ्रॉम द ड्यूटीज़ ऑफ हिज ऑफिस विदाउट परमिशन और विदाउट हैविंग प्रायर नोटिस, यानी कि जो व्यक्ति, क्योंकि पुलिस की नौकरी ऐसी है जो कि 24 घंटे होती है, अब आपने बिना परमिशन के आप अपनी ड्यूटी से अपने आप को रिलिंक्विश कर लेते हो, यानी कि हटा लेते हो अपने आप, अपनी ड्यूटी वापस ले लेते हो या बिना किसी को नोटिस दिए, तो ये भी नेगलेक्ट माना जाएगा। या आप छुट्टी पर हो बिना किसी को बताए या बिना किसी रीज़नेबल कॉज के, जब मन चाहे छुट्टी कर ली, उस केस में भी आप नेगलेक्ट होगा। या आपने छुट्टी ली है, आपकी छुट्टी एक्सपायर हो गई है बट आपने तभी भी
बताया नहीं है और आप कंटिन्यूली लीव पर हो विदाउट अपनी हायर अथॉरिटी को बिना बताए, तो इस केस में भी ये क्या होगा, नेगलेक्ट होगा। या आप क्या करते हो, किसी और एक्टिविटी में इंगेज होते हो, जैसे कि भाई आपको पता है कि सरकारी नौकरी में हो तो आप कोई प्राइवेट ट्रेड नहीं कर सकते, बट वो क्या कर रहा है, प्राइवेट ट्रेड कर रहा है बिना अथॉरिटी को बताए, तो ये अपने आप में इलीगल है। या कावर्ड का एक्ट करते हो, यानी कि आप पुलिस हो भाई, आपको तो वैसे भी क्या होना चाहिए, मतलब डर होना नहीं चाहिए, बट ऑब्वियसली बात है आप ड्यूटी पे भाग रहे हो, ठीक है ना, यानी कि आप एक कहीं पे मान लो किसी का एनकाउंटर करने गए हो या किसी भी दबिश करने गए हो और मान लो गुंडों ने फायरिंग करी आपके ऊपर, तो आप अपने साथियों को छोड़कर भाग जाते हो, ये एक्ट जो होगा ये भी नेगलेक्ट एक्ट होगा, ठीक है ना। कस्टडी में किसी व्यक्ति को आप क्या करते हो, फिजिकली हार्म करते हो, ये भी आपका क्या होगा, नेगलेक्ट होगा एक्ट। इसके अलावा 154 कुछ ऐसे ऑफेंस है जो कि आपको लिखना है, जो कि एफआईआर आपको करनी मैंडेटरी अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, बट आपने 154 की एफआईआर नहीं कर लिखी तो उस केस में भी आप क्या होंगे, आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी। आप ड्यूटी पर इंटॉक्सिकेटेड, आपने अल्कोहल कंज्यूम करा हुआ है, दारू पी हुई है, ये भी आपका क्या है, नेगलेक्ट एक्ट है। या कोई भी ऐसा काम करते हो जो कि पुलिस ऑफिसर को शोभा नहीं देता है, तो ऐसे सारी जो चीज़ें होती हैं ये हमारी जो होती हैं इसके लिए पेनल्टी बताएगी। अब पेनल्टी से सवाल आता है, अब पेनल्टी क्या है कि शैल बी पनिश विद अ फाइन, फाइन के साथ पनिश होगा, ये नेसेसरी है, क्योंकि वो शैल वर्ड यूज हुआ है। फिर कहा है कि विच में एक्सटेंड टू एन अमाउंट इक्वल टू 3 मंथ सैलरी। अब वो फाइन जो होगा वो कितना कितना एक्सटेंड हो सकता है, उस व्यक्ति के 3 महीने की जो सैलरी होगी उतना फाइन उस बंदे को देना पड़ सकता है, या फिर 3 महीने की सज़ा हो सकती है, या दोनों हो सकता है। तो यहाँ से एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। फिर कह रहा है एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस सेक्शन शैल बी इंस्टीट्यूटेड बाय द अपॉइंटिंग अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस। बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि कोई भी प्रोसीडिंग होगी, जो भी हमने अभी अभी आपको डिस्कस करे कि जो भी नेगलेक्ट ड्यूटीज़ हुई हैं एक पुलिस पर्सनल की तरफ से, तो उस केस में जो भी इंस्टीट्यूशन होगा, प्रोसीडिंग कार्रवाई कौन करेगा, जिसने उसको अपॉइंट करा है, जिस अथॉरिटी ने अपॉइंट करा है, या फिर डिस्ट्रिक्ट का जो एसपी होगा। मतलब है सपोज करो एक व्यक्ति को उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन ने क्या करा है, अपॉइंट करा है, तो उत्तराखंड पब्लिक सर्विस जो कमीशन होगी वो क्या करेगी, प्रोसीडिंग होगी, यानी कि अपॉइंटिंग अथॉरिटी थी, तो वो इस मामले में मतलब एक तरीके से एक्शन ले सकती है, और या फिर उस ज़िले का जो एसपी होगा। द फाइंडिंग ऑफ द लीगल प्रोसीडिंग्स इंस्टीट्यूटेड अंडर दिस सेक्शन शैल बी एंटर्ड इन द पर्सनल। अब याद रखना, जो भी लीगल प्रोसीडिंग उस व्यक्ति के अगेंस्ट ली गई है, किस व्यक्ति के अगेंस्ट, पुलिस पर्सनल के अगेंस्ट, कि उसने अपनी ड्यूटी को सही तरीके से नहीं कराया, वो सारा जो भी उस कंक्लूजन आएगा उस पूरी लीगल प्रोसीडिंग का, उस कंप्लेन का, जो उस व्यक्ति पुलिस पर्सनल के अगेंस्ट इंस्टीट्यूट करी गई है, वो उसका जो सर्विस रिकॉर्ड होगा उसमें इसकी एंट्री करी जाएगी। अब इससे क्या नुकसान हो सकता है, कल को उस व्यक्ति के प्रमोशन में दिक्कत आ सकती है, कह देंगे ये व्यक्ति का तो प्रमोशन रुक सकता है, तो इसलिए ये सारी चीज़ें जो होती हैं उसके सर्विस रिकॉर्ड में मेंशन में आती हैं। अब लास्ट चैप्टर हो गया हमारा, चैप्टर 11 है। 86 नॉट इम्पॉर्टेंट, ये रिपील एंड सेविंग्स की बात। 87 वेरी इंपॉर्टेंट, कहता है पावर ऑफ मेक रूल्स एंड रेगुलेशन। तो कौन भाई बना सकता है, ऑब्वियसली बात से स्टेट गवर्नमेंट जो है पावर, इस एक्ट में जो भी चीज़ें हैं उनको हटाना, रिपील करना, लाना, ये सब स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है। कोई भी रूल लाया जाएगा तो पहले उसको जो लेजिस्लेचर है वहाँ लाया जाएगा, और उसके बाद है कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो डीजीपी होगा मे फ्रेम रेगुलेशन विद अप्रूवल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ मैटर्स स्पेसिफाइड इन दिस सब्जेक्ट। यानी कि कोई भी जो रेगुलेशन को फ्रेम करना होगा वो डीजीपी कर सकता है, बट डीजीपी ऐसा तभी कर सकता है जब राज्य सरकार उसको क्या करेगी, अप्रूव करेगी। तो यहाँ से सवाल बनता है, स्टेट गवर्नमेंट जो सबसेक्शन 4 है, कहता है स्टेट गवर्नमेंट में डायरेक्ट डीजीपी टू अमेंड एनी रेगुलेशन। कोई भी रेगुलेशन को अगर बदलाव करना है तो स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्ट करेगी डीजीपी को कि इसके ऊपर क्या करे, वो जो भी रेगुलेशन बनाया है इसमें कोई बदलाव करा जाए। इसके अलावा 88 है, ये सेक्शन याद रखना नॉट इम्पॉर्टेंट, बस ये कहता है कि पावर टू रिमूव डिफ़िकल्टीज। मान लो कि जो प्रोविज़न, ये एक्ट जो बनाया गया उत्तराखंड पुलिस एक्ट 2007, अब इसमें कोई ऐसा प्रोविज़न है जो कि जिसके वजह से ये एक्ट अपने आप में इफ़ेक्टिवली काम नहीं हो रहा है, तो ऐसे केस में जो स्टेट गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, ऑफिशियल ऑर्डर पास करेगी, और स्टेट गवर्नमेंट जिस दिन से ये एक्ट लागू हुआ है उस दिन से 3 साल के अंदर, यानी कि जिस दिन से ये एक्ट पास हुआ है उसके 3 साल के अंदर अगर पाती है कि कोई भी प्रोविज़न इस एक्ट का इनकंसिस्टेंट है, तो उस
डिफ़िकल्टी को क्या कर सकती है राज्य सरकार, ऑफिशियल नोटिफिकेशन लाकर रिमूव कर सकती है। और कोई भी ऐसा ऑर्डर जब भी सरकार लाएगी तो इससे पहले वो स्टेट लेजिस्लेचर को रखेगी, यानी कि वहाँ की जो विधायिका होती है राज्य की, वहाँ पे रखेगी और उसके बाद ही क्या करेगी, उस इलीगैलिटी को रिमूव करेगी। तो ये है। और आज आपका ये पूरा बेयर एक्ट, उत्तराखंड पुलिस एक्ट 2007 कंप्लीट हो गया है। 15 क्वेश्चंस इससे आएंगे और इजी है, इसमें कुछ टेक्निकलिटी नहीं है इतनी। और टेलीग्राम चैनल से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है, जिस पे मैं लॉस और जुडिशरी एग्ज़ाम्स के अपडेट्स देता हूँ, नोट्स प्रोवाइड कराता हूँ, और डे टू डे जो अपडेट्स होते हैं, क्विज़ हो गए या क्वेश्चंस हो गए, वो देता हूँ जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर आप चाहें तो आप उससे भी जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम चैनल है, आप उससे भी जुड़ सकते हैं, और फेसबुक ग्रुप है, आप उससे भी जुड़ सकते हैं। ओके दोस्तों, पसंद आए तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब कर देना अगर आपका मन हो तो। ओके दोस्तों, तो दिस इज़ ऑल अबाउट। कोशिश मेरी रहेगी कि मैं उत्तराखंड के ऊपर कुछ स्टैटिक जीके भी लेकर आऊँ, कि बिकॉज आई एम ऑल्सो प्रिपेयरिंग, और मैं चाह रहा था कि मैं खुद भी तैयारी कर रहा हूँ, तो मेरे जैसे और भी लोग होंगे जो बहुत दूर दराज में होंगे, वहाँ पे उनके पास हो सकता है पॉसिबली कि अच्छे नोट्स ना हो या चीज़ें ना हो, तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के ज़रिए, कम्युनिकेशन के ज़रिए उन तक भी हेल्प पहुँच पाएगी। तो दिस इज़ ऑल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।